मित्रों, एक बार फिर से युक्तेवर के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं वही आपका पुराना मित्र प्रोफेसर राधेश्याम सिंह। इस लोकतंत्र में जब कहीं भी परिवर्तन के उत्स और बीज दिखाई पड़ते हैं तो हम जो बुद्ध के आधार पर जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनकी दृष्टि जरूर जाती है। एक ऐसी ही घटना अभी हाल में हुई कि भारत के न्यायपालिका के सर्वोच्च प्रमुख ने किसी बात को लेकर के और कुछ ऐसे युवाओं पर टिप्पणी कर दी, उन्हें काक्रोच कह दिया, जो कि यूट्यूब पर, आभासी चैनलों पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इत्यादि पर सक्रिय रहा करते हैं। इसको लेकर के अभिजीत दिपके, जो कि पिछले 2-3 सालों से विदेश में पढ़ाई लिखाई अपनी कर रहे हैं, उन्होंने उसकी तेज़ प्रतिक्रिया जाहिर की। अपने सोशल मीडिया का उन्होंने उपयोग किया। भारत का युवा वर्ग उससे आकर्षित हुआ और परिणाम ये दिखाई पड़ा कि लाइक और कमेंट की इस दुनिया में जितने लाइक्स और कमेंट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिल के मिले थे, उससे ज़्यादा अभिजीत दिपके को मिल गए। बल्कि उन्होंने खेल खेल में एक काकरोच जनता पार्टी के गठन का प्रस्ताव रख दिया। युवाओं ने उन्हें स्वीकृति दी और पूरे भारतीय जनतंत्र के नागरिकों को लगने लगा कि क्या यह वही स्थिति तो नहीं बन रही है जो बांग्लादेश में बन गई थी, जो नेपाल में बन गई थी या जो श्रीलंका में बन गई थी। लोग इस दिलचस्प कारनामे को देखते रहे। इस बीच विजेता दहिया को लेकर के, आशुतोष रांका को लेकर के और सौरभ दास को लेकर के प्रवक्ताओं की एक नई फौज एक होटल में आई और उन्होंने काकरोच जनता पार्टी के विचारधारा की प्रस्तुति करने की कोशिश की, पत्रकारों को बुलाकर। हालांकि उन्होंने कोई बहुत स्पष्ट विचारधारा का प्रत्यायन नहीं किया। आपको मैं बता दूं कि ये जो विजेता दहिया हैं वो यूट्यूबर जो प्रसिद्ध ध्रुव राठी जी हैं, उनके ये शोधकर्ता और स्क्रिप्ट राइटर थे। 2 बेस्ट सेलिंग किताबें भी इन्होंने लिखी। आशुतोष रांका जो IIT कानपुर के इंजीनियर हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट हो रहे हैं, और सौरभ दास जो पत्रकार रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। इन तीनों ने आकर एक टुच्चा सा उद्देश्य जनता के सामने रख दिया कि भारतीय गणतंत्र के सरकार के एक विभाग जो कि नीट की प्रतियोगी परीक्षाएं करवाती हैं, उन्होंने पेपर लीक करने की जिम्मेदारी नहीं ली, उनके मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। इस बीच 2-4-5 युवकों ने आत्महत्या की। इसको लेकर के उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उद्देश्य बड़ा छोटा सा था। आभासी पटल, उसके बड़े दिखने वाले जो प्रभाव थे वो दिखाई पड़े और नागरिक जैसे सन्न होकर रह गया। पिछले 6 जून को अभिजीत दिपके ने विदेश से भारत आने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उसी दिन मैं अनुमति लूँगा और सभा करूँगा। लगा कि देश भर के युवा कहीं इकट्ठे न हो जाएं। मुझे भी लगा कि कहीं ये प्रदर्शन हिंसक न हो जाए। यदि 10-20 हज़ार 50 हज़ार छात्र जुटे और उन्होंने हिंसा का सहारा ले लिया, सत्ता को शांत व्यवस्था बरकरार रखने में कहीं गोलियां चलानी पड़ गई, तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय सरकार ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया और जो उनकी गोपनीयता को प्रदर्शित करने वाली संस्थाएं थीं, उनसे सहारा लेकर के उन्होंने देखा कि ये कोई आंदोलन वैसा होने नहीं जा रहा है।
बड़े आराम से, बड़े सम्मान के साथ, बड़े अभिनंदन पूर्वक अभिजीत दीपके को कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। वहाँ जो भीड़ जुटी थी वो 1000-2000 की भीड़ जुटी थी। ऐसे ऐसे काकरोच उसमें दिखाई पड़े जिनके स्पष्ट कोई विचारधारा नहीं थी, उनका कोई आंदोलन का मूल्य नहीं था, और परिणाम वही होना था जो कि हुआ। अगली मीटिंग टाल दी गई और ये कहा गया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक हम आंदोलन में बने रहेंगे। मित्रों, आभासी दुनिया में ये जो सीजेपी का उदय हुआ वो हमारी वर्तमान सरकार के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें हमारे देश की बड़ी गहरी हैं और विदेशों में चलने वाली जो असंवैधानिक लहरें हैं, राजनीतिक बयारें हैं, उनसे हमारा लोकतंत्र प्रभावित होने वाला नहीं है। इसकी विभिन्नताएं, इसकी विशेषताएं हैं। हमारा लोकतंत्र विरोधी विचारों को हरदम प्रश्रय देता रहा है। ये अलग बात है कि ये सरकार विरोधी विचारधारा को प्रश्रय देने में थोड़ी कंजूसी बरत रही है। मैदान खुला हुआ है, संवैधानिक तौर पर मैदान खुला हुआ है। आइए अपने विरोध को जताइए, लेकिन अस्पष्ट विचारधारा के साथ, सुसाध्य कार्य योजना के साथ आइए, स्पष्ट रोड मैप के साथ आइए और संवैधानिक प्रतिबद्धताओं का भी ध्यान रखिए। हवा हवाई राग, हवा हवाई डफली बजाना, बिना संरचनात्मकता के, बिना संगठन के, बिना किसी योजना के, तो ये तो बहुत प्रभावकारी नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग बात है कि तिलचट्टे पैदा हुए हैं तो निश्चित है कि हमारे लोकतंत्र में कहीं न कहीं अंधेरा है और कहीं न कहीं नमी है। घर में तो गंदगी है, इसे सुधारना चाहिए। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था, जो लोग शांतिपूर्ण परिवर्तन को असंभव बना देते हैं वो हिंसक क्रांति को भी अनिवार्य बना देते हैं। वंशवाद, चुनाव फंडिंग की गोपनीयता, कोलिजियम सिस्टम, भ्रष्टाचार और अब तो चंदा चोरी भी, जैसा कि अयोध्या में सुनाई पड़ रहा है। यदि ये सुधार नहीं किया गया तो जनाक्रोश ऐसे पनपेंगे युवाओं के। शासक वर्ग जब हठधर्मी होकर विशेषाधिकारों से चिपकता है तो लोकतंत्र की आत्मा कमज़ोर हो जाती है, और जहाँ जनमत का सम्मान होता है, न्याय सुलभ होता है, सत्ता स्वयं में सुधार करने के लिए तत्पर रहती है, वहाँ इस आंदोलन चीड़ हो जाते हैं। जहाँ विशेषाधिकारों से सत्ता वर्ग चिपकना चाहता है तो वहीं पर संघर्ष के बीज अकुआते हैं। विश्व में सब जगह विप्लवी माहौल है। ऐसे में ये बराबर ध्यान रखना चाहिए कि पालसी पैरालिसिस, जिसे जड़ता कहते हैं, उसे छोड़ना पड़ेगा सरकार को, और जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, यानी जो गतिशीलता है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। मित्रों, एक युवा कवि पराग ने बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। उनकी सबसे बड़ी सफलता है कि उन्होंने झूठ का नाम आशा रख लिया है, और कई लोगों ने उनकी देखा देखी तो अपने डर का नाम देश प्रेम रख लिया है। यदि ऐसी स्थितियां होंगी तो ऐसे काकरोचों के आंदोलन पनपेंगे। ये अलग बात है कि इस आभासी दुनिया के आंदोलन से यथार्थ की दुनिया से कोई बहुत मतलब नहीं है। जब तक कोई संगठन नहीं, जब तक कोई कैडर नहीं, जब तक कोई विचारधारा नहीं, तब तक जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो नए युवा हैं उनको मेरा परामर्श है कि वो सबसे पहले आकर इस ज़मीन पर आकर के अपने पंखों को ठीक से धोकर, ठीक से सुखा करके तब फड़फड़ाएं। अन्यथा आज जो सरकार है, उस सरकार ने पिछले 12 सालों में बता दिया है कि वो आंदोलनों को कैसे कुचल सकती है, आंदोलनों को कैसे दबा सकती है और ऐसे आंदोलनों को कैसे फुस कर सकती है। मित्रों, जब तक कोई आंदोलन
स्पष्ट विचारधारा के साथ नहीं आएगा, तब तक ये जो भारतीय गणतंत्र के नागरिक हैं अब डरे हुए हैं। अन्ना आंदोलन की असफलता ने डरा दिया, अब ऐसे आंदोलनों में जुड़ने में लोग भयभीत होते हैं। आप सबका धन्यवाद।